राजा, हमारे सीए फाउंडेशन के जैन 26 के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं एंड ऑब्वियसली अभी आप सीए इंटर की जर्नी की तरफ आगे बढ़ोगे। ऑब्वियसली आपके दिमाग में भी काफ़ी सारे सवाल होंगे कि सर सीए इंटर कैसा होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, हाउ इज सीए इंटर डिफरेंट फ्रॉम फाउंडेशन, पास कैसे होना है। ये सारी चीज़ें राजा, ग्रुप सिस्टम, सब्जेक्ट्स की जो भी पासिंग क्राइटेरिया है, वो सबका डिटेल ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जामेशन का क्राइटेरिया, सिंगल ग्रुप, बोथ ग्रुप, रैंक वगैरह सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम। एंड एट द वेरी अपफ्रंट राजा, मैं बता दूंगा आपको, शायद कुछ लोगों ने डरा रहेगा कि सर इंटर बहुत डिफिकल्ट होता है, फाउंडेशन से डिफिकल्ट होता है। मैं बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इंटर इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। फाउंडेशन में आप सिर्फ एक नया सब्जेक्ट पढ़ते हो, राइट। इंटर के अंदर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने मिलेंगे, दो सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट आप नए पढ़ने वाले हो, आपने पहले लाइफ में कभी नहीं पढ़ रखे। एंड इतने इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, सारे के सब्जेक्ट्स किसी ना किसी प्रोफेशन में, किसी ना किसी डोमेन, जॉब के डोमेन में जाके आगे लिंक होते हैं, उसका फाउंडेशन सेट करते हैं। तो इतना इंटरेस्ट आएगा ना आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने में, इतनी नई नई चीज़ें समझने सीखने मिलेगी, मज़ा आ जाएगा, प्रॉपर प्रोफेशनल बन के निकलोगे। ये आपकी फाउंडेशन रखेगा। आपका फाउंडेशन का नाम फाउंडेशन है, लेकिन आपके प्रोफेशनल बनने की फाउंडेशन सी इंटर का एग्जाम, सी इंटर के सब्जेक्ट्स रखे जाएंगे। इतना मज़ा आने वाला है, सो बी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। ठीक है। अच्छा, मेरे बारे में अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो राजा, आई एम अ रैंक होल्डर एट सी ए फाइनल लेवल। मेरे पास ऑल इंडिया रैंक 10 था सी ए फाइनल के अंदर। फाउंडेशन, हमारे टाइम पे फाउंडेशन को हम सीपीटी बोलते थे, उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 8 था। ठीक है। एंड आई टीच फाइनेंशियल मैनेजमेंट एट सी ए इंटर लेवल एंड सोन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑल्सो। मैं आपको आगे बताऊंगा सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं। ठीक है। चलो, सबसे पहले अपन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, कौन कौन से होते हैं। एंड यहाँ पे चलता है ग्रुप्स का सिस्टम। ठीक है। तो पेपर नंबर 1 जो तुम्हारा रहता है, वो तुम्हारा एडवांस अकाउंटिंग रहता है। तुमने फाउंडेशन में अकाउंटिंग पढ़ा था, यहाँ पे तुम एडवांस अकाउंटिंग पढ़ोगे। तो अकाउंटिंग का लेवल ऐसे ही ने हर लेवल पे बढ़ा दिया है। मतलब फाउंडेशन में नॉर्मल अकाउंटिंग, इंटर के अंदर एडवांस अकाउंटिंग, एंड यही फाइनल में जाके बन जाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसका भी नेक्स्ट लेवल। यहाँ पे आप क्या करते हो, एएस पढ़ते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हो। इसमें अलग अलग केसेस होते हैं, अलग अलग नई नई ट्रांजेक्शन जो होती है, उनकी रिपोर्ट, उनकी अकाउंटिंग कैसे होगी, वो आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो। रेवेन्यू रिकग्निशन, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, सब यहाँ पे पढ़ने वाले हो आप। ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को नेक्स्ट लेवल पे आप यहाँ पे लेके जाओगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनाने आते होंगे, आपने देखा रहेगा कैसा फॉर्मेट रहता है। लेकिन कुछ अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन जो होते हैं, जिनको आपने सुना होगा, मर्जर्स, अमालगमेशन, बिजनेस एक्विजिशंस वगैरह, इन सब की अकाउंटिंग, लिक्विडेशन की अकाउंटिंग, सब आप यहाँ पे सीखने वाले हो कि कंपनी बंद और इनकी अकाउंटिंग कैसे होती है। अलग अलग केसेस इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है। ठीक है। पेपर नंबर 1 ये हो गया। पेपर नंबर 2 आपका वही जो आपने इंटर में लॉ पढ़ा था, उसी को अगले लेवल पे ले जाता है यहाँ पे, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस के नाम से। यहाँ पे आपके 2 कॉमन लॉ होंगे जो आपने पहले पढ़े थे, कंपनी लॉ एंड एलएलपी एक्ट। ठीक है। वो दोनों को आप यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हो। कंपनी लॉ तो मेन पोर्शन है, काफी डेप्थ में पढ़ने वाले हो आप यहाँ पे। ठीक है। उसके अलावा अदर लॉस रहते हैं आपके, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जनरल क्लॉजेस एक्ट, जो भी काफी इंटरेस्टिंग क्लॉजेस एक्ट आपके लॉज रहने वाले हैं। ठीक है। ये दोनों तक आपके कॉमन सब्जेक्ट्स थे जो आपके इंटर में थे, फाउंडेशन में थे। इसके आगे के सारे सब्जेक्ट आपके नए हैं। पेपर 3 टैक्सेशन, टैक्स तो अपने को पता ही है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, दोनों का डिवीजन इसके अंदर है। पेपर 3 का फर्स्ट पार्ट जो रहता है, वो रहता है आपका डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट डायरेक्ट टैक्स होता है। तो ये आपका रहता है पेपर 3 का सेक्शन नंबर ए, 50 मार्क्स का। एंड तीसरा इसका सेक्शन नंबर 2 जो रहता है 50 मार्क्स का, वो रहता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है। तो ये 2 आपके रहते हैं पेपर नंबर 3 के अंदर एक साथ। एंड ऑब्वियसली सारे पेपर आपको पता ही है 100 मार्क्स के रहते हैं। पेपर 3 के अंदर 2 एक्ट कवर हो जाते हैं, एक तो 50 मार्क्स का ये, 50 मार्क्स का ये, टोटल मिला के 100 मार्क्स। ठीक है। एंड ये 3 पेपर मिला के आपका बनता है ग्रुप नंबर 1। अभी ग्रुप का क्या सिस्टम है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं आगे, कि ग्रुप का क्या क्या सिग्निफिकेंस है। अभी समझो कि 3 पेपर मिला के ग्रुप 1 बनते हैं। ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझो। अब ग्रुप 2 के अंदर अलग 3 पेपर्स हैं। कौन से? पेपर नंबर 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट। ठीक है। मतलब आपको बिजनेस अक्यूमेंट जो सिखा के जाएगा, डिसीजन मेकिंग जो सिखा के जाएगा, फाइनेंशियल आपकी जो बिजनेस के अंदर डिसीजन किस तरीके से लिए जाते हैं, वो सब्जेक्ट सिखा के जाएगा। ये आपकी आगे जाके जितने भी डिसीजन ओरिएंटेड फील्ड्स हैं, उन सबकी नींव आपका ये सब्जेक्ट रखता है। ठीक है। देन पेपर नंबर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स। ये तो आपको सुनाया होगा, आपके सीनियर्स ने डराया होगा, अरे ऑडिट आएगा इंटर के अंदर, इंटर में ऑडिट आएगा। ये वही सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको डराया जाता है। डरने की जरूरत नहीं है। थ्योरी सब्जेक्ट इसलिए बच्चे थोड़ा सा डरते हैं इससे, लेकिन पेपर इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में मजा आएगा। आगे जाके आपको पता है कि सीए के लिए सबसे बड़ी, सबसे कॉमन फील्ड जो है जॉब करने की, वो ऑडिट ही होती है। तो उसकी नींव आपका ये पेपर रखता है। पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें आपके 2 सेक्शन रहते हैं। सेक्शन नंबर ए 50 मार्क्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेक्शन बी 50 मार्क्स का आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब ये पेपर नंबर 6 जो है ना, ये सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर प्रोफाइल जो है ना, सबसे ज्यादा हाई पेइंग जॉब्स जो होती हैं सीए के लिए, जिसके पीछे बच्चे सबसे ज्यादा जाना चाहते हैं, उनकी नींव आपका पेपर नंबर 6 रखता है। ठीक है। कौन से हो गया? आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, आपका वैल्यूएशन हो गया, ठीक है, आपके
मर्जर्स एंड एक्विजिशन का भी टू एन एक्सटेंट, टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है, वो आपका ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट रखेगा। देन अगर आप मैनेजमेंट कंसल्टिंग में जाना चाहते हो, जो बहुत हाई पेइंग जॉब्स देती है, वो आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से लिंक होती है, उनसे निकलती है। प्राइवेट इक्विटी, राइट, जितने भी इन्वेस्टमेंट जॉब्स हैं वो सारी आपकी पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट से लिंक होती है। एंड यही सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये मैं पढ़ाता हूँ। बाकी सब्जेक्ट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा हाई पेइंग जॉब पेपर नंबर 6 से निकल के आती है, जिसमें अपन पढ़ाते हैं, ठीक है। ये मिलता है आपका, ये तीनों पेपर मिलकर बनते हैं आपके ग्रुप नंबर 2, ठीक है। अब ग्रुप का सिस्टम क्या है? अच्छा देखो, फाउंडेशन के अंदर क्या होता था कि अपने को पूरा फाउंडेशन अपीयर करना होता था, 4 पेपर अपीयर करने होते थे, लेकिन यहाँ पे इंटर एंड फाइनल में इसी ने आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है ग्रुप बाय ग्रुप अपीयर करने की। यानी आप चाहो तो किसी एक अटेम्प्ट के अंदर सिर्फ ग्रुप 1 दे सकते हो, चाहो तो सिर्फ ग्रुप 2 दे सकते हो, चाहे तो ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2, जिसको अपन बोथ ग्रुप बोलते हैं, वो दोनों दे सकते हो एक ग्रुप, आप एक अटेम्प्ट के अंदर। तो आपकी चॉइस रहती है, ठीक है। सीए इंटर पास करने के लिए आपका ग्रुप 1 भी क्लियर होना चाहिए, ग्रुप 2 भी क्लियर होना चाहिए। अब चाहे आपकी मर्जी है कि आप पहले ग्रुप 1 क्लियर कर लो, उसके अगले टाइम में ग्रुप 2 क्लियर कर लेना, या चाहे आप दोनों साथ में दे दो, साथ में दोनों क्लियर कर देना, ठीक है। तो जैसे आपके दोनों ग्रुप क्लियर हो जाएंगे, आप सी इंटर निकल जाओगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है ग्रुप्स बाय ग्रुप सिस्टम की, ठीक है। तो एक तरीके से डिवीजन हो गया, एक तरीके से पूरे 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 सी इंटर सिलेबस का, सी फाइनल के सिलेबस का। तो ये है ग्रुप का रिलेवेंस। अब ये बात करते हैं ना जब पासिंग क्राइटेरिया की, क्योंकि यहीं पे थोड़ा बहुत न्यूएंस्ड व्यू अपने को लेना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है पासिंग क्राइटेरिया, आपको आगे जाके मालूम पड़ेगा मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। थोड़े यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, थोड़ा ढंग से सुनना, आराम से सुनना, दिमाग खोल के सुनना, ठीक है। देखो पासिंग क्राइटेरिया क्या है, मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया कि आप ग्रुप बाय ग्रुप अपेयर कर सकते हो, या चाहे तो बोथ ग्रुप भी अपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो पासिंग क्राइटेरिया है ना, ये सेम रहने वाला है, चाहे आप सिंगल ग्रुप अपेयर करो, चाहे आप बोथ ग्रुप अपेयर करो, बट इसके अलग अलग एग्जांपल हो सकते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। 2 कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी होती है, जो आपकी फाउंडेशन के अंदर भी रहती है, सेम कंडीशन है, लेकिन एप्लीकेशन उनका डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज ग्रुप बाय ग्रुप सिस्टम है। कैसे समझना, 40 स्कोर लाना होता है हर पेपर में, फाउंडेशन में था, यहाँ पे भी है कि 40 स्कोर हर पेपर में लेके ही आना है। दूसरा 50% स्कोर इन एग्रीगेट लाना होता है, वो यहाँ पे भी आपको लेके आना होगा, जैसे आपको फाउंडेशन में लेके आना था, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ग्रुप बाय ग्रुप सिस्टम है, तो जो सेकंड वाली कंडीशन है ना, इसके 2 केसेस निकल के आ जाते हैं कि अगर आपने सिर्फ सिंगल ग्रुप दिया है, तो आपको सिंगल ग्रुप के अंदर 50% एग्रीगेट लेके आना है, ठीक है। यानी कितना हो गया, सिंगल ग्रुप दिया तो आपने सिर्फ 3 पेपर दिए, 300 में से 50% यानी 150 नंबर, तो आपको 150 लेके आना है अगर आप सिर्फ सिंगल ग्रुप दिए हो। तो अगर आपने दोनों ग्रुप साथ में लिखे हैं, ठीक है, ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2, तब आपका 50% एग्रीगेट कितना बनेगा, 300, तब आपको 300 लेके आना है इन एग्रीगेट, ठीक है। अब यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है सेट ऑफ का, ठीक है। इसको मैं आपको समझाऊंगा केसेस के थ्रू, कि अलग अलग केसेस कैसे, मैं आपको उसके थ्रू समझाऊंगा, अब तब आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। मैं अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर दूं फिर मैं सिंप्लीफाई करूं, बेटर सेंस नहीं है, सीधे मैं केसेस से समझाता हूं, ठीक है। तो जैसे केस नंबर 1 है, पेपर 1 में 45, पेपर 2 में 55, पेपर 3 में 50, ठीक है। टोटल कितना हो गया ग्रुप 1 का, 150। सिमिलरली ग्रुप 1 के अंदर तीनों पे, ग्रुप 2 के अंदर आपके तीनों में ये स्कोर्स हैं, एंड ग्रुप 2 का आपका टोटल कितना हो गया, 150। इन टोटल आपका एग्रीगेट कितना बन गया, 300। आपने दोनों ग्रुप साथ में लिखे थे, तो आपका दोनों ग्रुप पास हो चुके हैं, आपके बोथ ग्रुप सी एंटर पास हो चुका है, ठीक है, क्योंकि आपका 300 आ गया, ठीक है। ये सिंपल केस था। केस नंबर 2 के अंदर क्या हुआ कि ग्रुप 1 के अंदर आपका स्कोर सिर्फ 140 रह गया। कैसे, आपके सब में 40-40 तो आ गया, 40-40-40 आ गया, आप सारे सब्जेक्ट पास हो चुके हो, लेकिन एग्रीगेट आपका 150 यहाँ पे क्रॉस नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन फायदा क्या था कि आपने साथ में ग्रुप 2 भी अपेयर किया है, ठीक है, एंड उस ग्रुप 2 के अंदर आपका स्कोर 160 आ चुका है, ठीक है। तो जब आप बोथ ग्रुप देते हो तो आपको मिलता है बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ। सेट ऑफ क्या होता है कि राजा एक ग्रुप के अंदर कोई कमी पेशी रह जाए, ठीक है, जैसे यहां पे 10 मार्क कम रह गए, एंड वही 10 मार्क्स अगर आपके दूसरे ग्रुप में ज्यादा आ जाते हैं, तो वो दूसरा ग्रुप पहले ग्रुप की कमी पेशी पूरी कर देगा। दैट मीन्स इवन दो यहाँ पे 150 कम था, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे 150 से ज्यादा था, एंड इन टोटल बिकॉज ऑफ विच आपका 300 बैठ रहा है, तो आप सी इंटर पास माने जाओगे। तो मतलब समझा, अगर आपने इंडिविजुअली सिर्फ ये ग्रुप, अगर आपने सिर्फ ग्रुप 1 दिया होता ना, तो आप ये ग्रुप फेल थे, क्योंकि आपका यहाँ पे 140 स्कोर है, 150 टच नहीं हुआ, आपका पास नहीं हुआ ये ग्रुप को, ठीक है। लेकिन जस्ट बिकॉज आपने साथ में ग्रुप 2 भी दिया था, तो ग्रुप 2 ने आपके ग्रुप 1 की कमी पेशी पूरी कर दी, एंड आप इन टोटल दोनों ग्रुप पास करके सी एंटर ही निकल गए, पास हो गए। समझा, इसे कहते हैं सेट ऑफ का बेनिफिट। ग्रुप 1 की कमी पेशी को आपके ग्रुप 2 ने पूरा कर दिया, ठीक है। अब यही अगर ये 140 का स्कोर 130 रह जाता ना, तो तुम पास नहीं थे। क्यों? क्योंकि ग्रुप 2 के अंदर सिर्फ 10 नंबर का ही एक्स्ट्रा था, एक्सेस था 150 के ऊपर, ठीक है। तो 10 नंबर कम थे तो पूरे हो जाएंगे, लेकिन तो 20 नंबर कम हो गए, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, आपका 300 से शॉर्टफॉल हो गया, 290 आया टोटल। दैट मींस अब आप ग्रुप 2 तो पास कर गए, क्योंकि ग्रुप 2 के अंदर 160 तो है, लेकिन ग्रुप 1 तुम फेल माने जाओगे, क्योंकि ग्रुप 1 की भरपाई ग्रुप 2 नहीं कर पा रहा भाई, ग्रुप 2 नहीं कर पा रहा भरपाई, 160 उसके 10 नंबर ही एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 20 नंबर का शॉर्टफॉल नहीं कर पा रहा भरपाई, तो तुम्हारा ग्रुप 2 तो पास हो चुका है, लेकिन तुम ग्रुप 1 फेल हो गए, एंड अब अगले टाइम में तुम्हें ग्रुप 1 फिर से अपियर करना पड़ेगा, तीनों के तीनों पेपर।
समझ गए यहाँ तक का सीन? ठीक है, अब किसी बच्चे को यहाँ पे रहता है सर, मतलब अगर अगर मेरे दोनों मिला के 300 आ जाते हैं टोटल, तो मैं सब पास हो जाऊंगा, भले से मेरा किसी एक सब्जेक्ट के अंदर 37 स्कोर ही हो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। 40 वाला जो क्राइटेरिया है ना हर सब्जेक्ट के अंदर, वो तो मीट होना ही चाहिए। सेट ऑफ का जो क्राइटेरिया है कि एक सब्जेक्ट ने दूसरे, एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप की भरपाई करी, वो सिर्फ एग्रीगेट के लिए। मैं समझाता हूँ इस केस से आपको समझेगा। ठीक है, देखो ये ग्रुप, ये है केस नंबर 4। इसके अंदर क्या हुआ कि आपका जो पेपर 1 है इसमें 58 है, इसमें 58 है पेपर 2 के अंदर, इसमें 34 है। तो इवन दो आपका ग्रुप 1 का टोटल 150 आ गया है, 150 आ गया है, लेकिन एक पेपर के अंदर आपके 40 टच नहीं हुआ। ठीक है, एक पेपर के अंदर आपका 40 टच नहीं हुआ, तो इवन दो आपका एग्रीगेट तो बढ़ गया 150 का, लेकिन आपका एक सब्जेक्ट के अंदर 40 टच नहीं हुआ, तो आप फिर भी ये पूरा ग्रुप फेल ही माने जाओगे। कि 40 तो बेयर मिनिमम हर पेपर में लेके ही आना है, उसका कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, वो तो आपको लेके ही आना है। इवन तो 150 आ गया, बट फिर भी आप ये ग्रुप फेल माने जाओगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट में आप 40 नहीं लेके आ पाए। ठीक है, ग्रुप 2 के अंदर कोई कमी नहीं थी, सबके अंदर 40 प्लस है, 150 भी है। तो इवन तो आपका टोटल 300 हो रहा है, ग्रुप 2 भी पास हो रहे हो, ग्रुप 1 का भी एग्रीगेट बैठ रहा है, बट फिर भी आप ग्रुप 1 फेल माने जाओगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक सब्जेक्ट के अंदर आप 40 टच नहीं कर पाए। ग्रुप 2 के अंदर कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि ग्रुप 2 के अंदर 40 प्लस है, 150 भी है, तो ग्रुप 2 आप पास हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्राइटेरिया सर, मतलब इसका मतलब मुझे अगले बार तीनों पेपर वापस से लिखने पड़ेंगे ग्रुप 1 के? हाँ, आपको तीनों पेपर वापस से अगले बार लिखने पड़ेंगे ग्रुप 1 के। ग्रुप 2 तो पास हो चुके, ग्रुप 2 के आपको वापस से नहीं लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आता है, एक चीज आती है एग्जेम्पशन की। ठीक है, जो आपको क्या करती है, आपको बचाती है कि अगली बार आपको तीनों पेपर फिर से ना देने पड़े, आपको सिर्फ कुछ पेपर ही देने पड़ेंगे, तीनों वापस नहीं देने पड़ेंगे। इसे अपन कहते हैं एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन का मतलब क्या है? जब आप ऐसे को प्रूफ कर दो कि सर ऐसे ही एक सब्जेक्ट तो है ये मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो ऐसे आपको रिलीफ दे देगा कि ये आप सब्जेक्ट आपको वापस से अगली बार अपील करने की जरूरत नहीं है। तो आपको ऐसे को कन्विंस करना पड़ेगा कि मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ। सर मुझे ऐसे के पास जाकर दलील देनी पड़ेगी क्या? नहीं 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 नहीं। ठीक है, ऐसे ही मान लेगा कि आपका एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, जब आप किसी भी एक सब्जेक्ट के अंदर 60 या उसके ऊपर चल जाते हो, तो ऐसे ही मान लेगा कि आपका वो सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, ऐसे उस सब्जेक्ट को आपके लिए एग्जेम्प्ट कर देगा अगले अटेम्प्ट के लिए। ये सब कब होगा? देखो अपन ने ये केस बात किया था ना, 34 के चक्कर में आप फेल हुए थे ग्रुप 1। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में आपका 150 है, आप पास होने थे, लेकिन एक सब्जेक्ट में आपका शॉर्टफॉल रह गया। सेम ही केस है जो अपन ने अभी डिस्कस किया, सेम ही केस है। बस इस केस में क्या हुआ कि जो पेपर 1 था ना, उसमें 58 की जगह आपने 60 स्कोर कर लिया। तो ऐसे ही मान लेगा कि जो पेपर 1 है ना, ये तो आपको बहुत स्ट्रांग आता है, आप इसमें 60 लेके आ चुके हो, तो इवन तो आप फेल हो चुके हो ग्रुप 1 के अंदर, क्योंकि आपका यहाँ पे 40 टच नहीं हुआ, ग्रुप 1 आपका फेल हो गया। लेकिन फिर भी आपको सारे पेपर वापस नहीं देने पड़ेंगे, आपको सिर्फ पेपर 2 और पेपर 3 देना है, क्योंकि पेपर 1 में तो आप प्रूव कर चुके हैं ऐसे को कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आपका 60 तो आ चुका है। तो पेपर 1 आपका एग्जाम्प्ट हो चुका है, आपको इसको अगली बार फिर से देने की जरूरत नहीं है। और ग्रुप 2 तो आपका वैसे ही पास है, तो इस केस में आपका रिजल्ट क्या आएगा कि आप ग्रुप 2 पास हो एंड पेपर 1 आपका एग्जाम्प्ट हो गया ग्रुप 1 के अंदर। तो अगली बार आपको सिर्फ 2 ही पेपर लिखने हैं। कौन से वाले? पेपर नंबर 2 जिसमें 60 नहीं है, पेपर नंबर 3 जिसमें 60 नहीं है। ठीक है, ये सारी एग्जाम्पशन वाला क्राइटेरिया मैंने आपको नीचे भी लिख के दे दिया है। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी, अपन ने केस डिस्कस कर लिया एंड ये पूरा आपको पीडीएफ जो है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके पूरे को फिर से रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ सर लेकिन ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है सर, मतलब हमारे फाउंडेशन में तो बहुत सिंपल सा था, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। राजा, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ये हमारा इंटर ऐसा ही है। ठीक है, तो अब जो है करना तो ऐसा ही पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए ये अपन ने बेस्ट पॉसिबल वे था इसको समझाने का। कॉम्प्लिकेटेड है बट बेस्ट पॉसिबल वे आपको केसेस समझाने का ही था। तो आप इसको टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ डाउनलोड करना, फिर से देखना, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी एंड अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो एग्जामिशन का जो रूल था ना, इसके अंदर थोड़े बहुत और न्यूएंसेस भी हैं। ठीक है, मैंने अभी अपन उसके अंदर नहीं जा रहे, क्योंकि अभी उसमें जाने का सेंस नहीं बनता। जो प्राइमरीली आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया, इसमें और न्यूएंसेस भी हैं जो आपको बाद में कभी नीड पड़ेगा तो आपको समझेगा कि अच्छा और भी एग्जाम्पशंस है, और भी क्राइटेरियाज इसके अंदर है। ठीक है, चलो अब राजा अपन बात करते हैं सर सिंगल ग्रुप देना चाहिए कि बोथ ग्रुप देना चाहिए। ये राजा देख, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अभी राइट नाउ आपके पास, अगर आप रिजल्ट से पहले देख रहे हो, रिजल्ट के बाद देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, आपके पास 11 से 10 महीने के आसपास आपके पास टाइम होता है सी इंटर के एग्जाम्स में। राइट, 10 से 11 महीना इज सफिशिएंट टू प्रिपेयर फॉर बोथ ग्रुप्स। आराम से बोथ ग्रुप की तैयारी हो सकती है, रिवीजन भी अच्छे से हो सकता है, रैंक भी लाई जा सकती है इसी टाइम फ्रेम के अंदर। सो अभी स्टार्टिंग में जब हमारे पास इतना टाइम है जब हम बोथ ग्रुप दे सकते हैं, तब ये डिसीजन लेना कि सर मैं सिंगल ग्रुप दूंगा, उसका कोई सेंस नहीं बनता राजा। ठीक है, तो एट दिस मोमेंट हमारा टारगेट बोथ ग्रुप ही होना चाहिए, हमें बोथ ग्रुप सोच के तैयारी करनी है, हमें यही सोचना है कि हम जैन 27 के अंदर बोथ ग्रुप ही देने वाले। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम में तुम सिंगल ग्रुप का क्या पढ़ के क्या करोगे, बाकी टाइम तुम क्या करोगे?
आराम से निकल सकता है ना बहुत। अच्छा, डायरेक्ट एंट्री वाले जो हैं या फिर जो बीकॉम देने वाले हैं उनका केस अलग है, मैं नॉर्मल बच्चों की बात करूँ जो फाउंडेशन रूट्स हैं, ठीक है। तो आप आराम से तैयारी कर सकते हो बोध ग्रुप, इतना टाइम हमारे पास है। एंड दूसरी चीज़, सिंगल ग्रुप जाना है, बोध ग्रुप जाना है कि सर एक ग्रुप अच्छे से रेडी नहीं हो रखा है, इसका डिसीजन लिया जाता है एग्जाम से जस्ट पहले, मतलब एग्जाम से 3 महीने पहले लिया जाता है डिसीजन कि सर मैं सिंगल ग्रुप जाऊंगा कि बोथ ग्रुप जाऊंगा। अभी वो सही टाइम नहीं है। अगर अभी अपन सिंगल ग्रुप में चले गए तो अपन बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देंगे, एंड बोथ ग्रुप अगर हम देने लायक होते भी तब भी हम उसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने तो तैयारी पढ़ाई नहीं करी ना उसकी। तो एग्जाम से जस्ट पहले लेना, क्लासेस तुम्हारी बोथ ग्रुप की तुम्हें करनी है एक साथ, एग्जाम से पहले सोचना कि सर मुझे सिंगल ग्रुप देना है कि बोथ ग्रुप देना है। एंड बोथ ग्रुप के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको बोथ ग्रुप ही दिलाने के लिए मजबूर कर देंगे। क्या क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहली चीज तो देख, रैंक तुम्हारे तभी आएगी जब तुम बोथ ग्रुप दोगे। अगर तुम अभी सिंगल ग्रुप का डर के रह गए ना तो तुम रैंक नहीं ला पाओगे। एंड रैंक ला सकते हो, मैं बता रहा हूँ, देखो रैंक आएगी सिर्फ बोथ ग्रुप के अंदर, ठीक है। एंड रैंक के बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं आपको आगे जाकर करियर के अंदर आपके, तो अपॉर्चुनिटी है, रैंक ला सकते हो आप। एंड मैं ऑनेस्टली बताऊं, आपका फाउंडेशन का एग्जाम कैसा भी हुआ हो, आपका परफॉर्मेंस अच्छा था खराब था, उससे आपका इंटर का परफॉर्मेंस डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि दोनों बहुत ही अलग अलग गेम है यार। आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं किया था तब भी आप इंटर में रैंक लेके आ सकते हो, एंड आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा हुआ था तब भी आप इंटर खराब कर सकते हो अगर आपने ढंग से स्ट्रेटजाइज एंड प्लानिंग नहीं करी। ऐसे बच्चों को मैं जानता हूँ, उनको देख के मुझे खराब भी बहुत लगता है कि रैंकर मटेरियल था यार, फाउंडेशन में इतना अच्छा स्कोर है लेकिन फिर भी प्लानिंग स्ट्रेटजाइज ढंग से नहीं करा एंड इंटर की रैंक मिस हो गई, अच्छा स्कोर भी नहीं आया। ऐसे बच्चे हैं। तो इंटर एक अलग गेम है, आप यहाँ पे अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। फाउंडेशन का बैगेज लेके मत घूमना, इंटर को एक नई जर्नी समझो। तो तुम रैंक भी ला सकते हो, बोथ ग्रुप भी पास कर सकते हो, चाहे तुम्हारा फाउंडेशन कैसा भी था, उसका कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। एंड दूसरी चीज, सेट ऑफ का जो बेनिफिट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपका ग्रुप 1 फेल था, आप यहाँ पे ग्रुप 1 फेल थे इस केस के अंदर, लेकिन फिर भी आप पास कर गए ग्रुप 1 क्योंकि ग्रुप 2 ने इसकी भरपाई कर दी। तो जो बेनिफिट है इसे बोथ ग्रुप में मिलता है। अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 ही लिखते हैं इस केस के अंदर तो आप ग्रुप 1 को पास नहीं कर पाते, लेकिन ग्रुप 2 ने लगे हाथ आपका ग्रुप 1 भी निकाल दिया, तो ये बेनिफिट आपको सिर्फ बोथ ग्रुप में ही मिलेगा। तीसरा बेनिफिट बोथ ग्रुप्स का, आर्टिकलशिप में जब आप जाओगे तो आपने बिग 4 का नाम तो सुना होगा ना, थोड़ा बहुत तो सुना होगा कि कुछ बिग 4 करके होती हैं हमारी, राइट, जिसके अंदर आप आर्टिकलशिप जाके करते हो। बहुत रिनोन फर्म्स होती हैं जिसके अंदर सी के स्टूडेंट जाना चाहते हैं कि हम बिग 4 से ही करेंगे आर्टिकलशिप। उनमें एडवांटेज रहता है उन बच्चों को जिन्होंने बोथ ग्रुप एक बार में निकाला रहता है। तो आप अपने आप को स्टार्टिंग में ही, जर्नी की स्टार्टिंग में ही अपने आप से इतने सारे बेनिफिट छीन लोगे अगर आप सिंगल ग्रुप का डिसीजन ले लोगे। तो स्टार्टिंग में बोथ ग्रुप का टारगेट करो, 4-5-6 महीने बाद अपन डिसीजन लेंगे कि हमें सिंगल ग्रुप जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अभी वो डिसीजन आपका नहीं होना चाहिए, मेहनत पूरी करनी है बोथ ग्रुप की, रैंक का टारगेट होना चाहिए हमारा। लेके आ सकते हो तुम, मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट तुमको रहेगा, ठीक है। अगर तुम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी जानना चाहते हो कि सर हर सब्जेक्ट के अंदर, सब्जेक्ट तो आपने बता दिए, हर सब्जेक्ट के अंदर किन किन चीज़ों का मुझे ध्यान देना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, मुझे क्लासेस ढूंढते टाइम कैसे कैसे टीचर्स ढूंढने हैं, तो उसके लिए आप ये वीडियो रेफर कर सकते हो राजा। ये थोड़ा पुराना है, ठीक है, लेकिन आप पे एप्लीकेबल है। चाहोगे तो मुझे बोलोगे तो मैं अपडेट कर दूंगा इसको। 13,000 के आसपास इसमें व्यूज़ है, ठीक है। फिर भी अगर कुछ डाउट बच गया राजा तो हम लोग आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस सेशन कंडक्ट करने वाले हैं, ठीक है। हमारा रेगुलर बेस पे गाइडेंस सेशंस होते ही रहते हैं, ठीक है। तो अगला जो हमारा फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस सेशन है वो हमारा 9 फरवरी को होगा, इवनिंग 8 PM, ठीक है। तो आप लोग उसको रजिस्टर कर सकते हो, बस कंडीशन ये रहेगी कि सिर्फ 100 पार्टिसिपेंट्स ही हर सेशन के अंदर परमिटेड होते हैं। तो आप लोग जो फर्स्ट रजिस्टर कर लेंगे उनको हम फीफो बेसिस के ऊपर मीटिंग का लिंक पहुंचा देंगे, सेशन का लिंक पहुंचा देंगे। कैसे रजिस्टर करना राजा, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, आप उसको फिल कर रजिस्टर कर सकते हो। इसी को मैं कमेंट में भी डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा, जिससे आप उसको वहां से भी एक्सेस कर पाओगे। तो आप फॉर्म फिल कर लेना, एंड आपको फ्यूचर अपडेट्स के लिए कि सेशन कब होने वाला है, आगे के जो सेशन होने वाले हैं वो कब होने वाले हैं, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, एंड राजा एक और वीडियो चैनल पे ऑलरेडी डाल दिया कि अच्छा रिजल्ट तब जब तक नहीं आता तब तक इस टाइम पीरियड को कैसे यूज करना है, फाउंडेशन जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक इस पीरियड को कैसे यूज करना है, कैसे ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है, कैसे टीचर्स डिसाइड करने हैं, वो सारा उस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस करेगा, आप उसको रेफर कर सकते हो। और सीए इंटर का रोड मैप क्या होना चाहिए, टीचर्स कैसे डिसाइड करने हैं, डिटेल में ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड वगैरह भी डिस्कस करना हो तो आप मुझे बता देना वीडियो कमेंट सेक्शन में, अपन उसको एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा डेप्थ में डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट दिस वीडियो गाइस। आई होप ये वीडियो आपको सीए इंटर के लिए एक्साइटेड भी किया होगा एंड आपको बहुत मजा आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा ये वीडियो, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, बी एक्साइटेड फॉर सी इंटर, एंड सी इंटर के अंदर फोड़ना है हमको, चाहे फाउंडेशन कुछ भी था, ठीक है। ड्रॉप कर दो उसका बैग है, सी इंटर को हम फोड़ करेंगे। ऑल द बेस्ट गाइस, एंड वी आर गोना टुगेदर रॉक इट, ठीक है। एंड चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना क्योंकि फाउंडेशन तक शायद अपन साथ नहीं थे, लेकिन अब फाइनल तक तो अपना साथ रहने ही वाला है। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। मिलते हैं गाइस, बाय बाय।